मैं तुषार देसाई कक्षा 10 से शब्द व पद में अंतर भाग 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। हम पहले आगे के भाग में शब्द और पद की परिभाषा देख चुके हैं और संक्षिप्त में शब्द और पद में क्या अंतर है वो भी देख चुके हैं। आज भाग 2 में हम शब्द व पद में क्या अंतर है, शब्द के कितने भेद है, वो विस्तार से हम जानेंगे। कक्षा 8 और कक्षा 9 में शब्द के कितने विभाग है, शब्द का वर्गीकरण कैसे किया गया है, शब्द के विभिन्न प्रकार क्या है, वो आप देख चुके हैं। हम यहाँ विस्तार से आपके समक्ष उसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, पहले शब्द। तो शब्द की परिभाषा है कि शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द जब कोश में रहते हैं तब शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक और पढ़ना, ये तीन शब्द है। अब इन्हीं शब्दों को व्याकरण के नियम अनुसार एक कर दिया जाए और उसे प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? पद। यहाँ मोहन, पुस्तक और पढ़ना तीन स्वतंत्र शब्द है, पर इन्हें व्याकरण के नियम अनुसार एक वाक्य में प्रयोग करें। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ जो तीनों स्वतंत्र जो शब्द थे अब यहाँ पद कहलाएंगे, मोहन, पुस्तक और पढ़ना। क्यों? क्योंकि व्याकरण के नियम अनुसार ये तीन स्वतंत्र शब्द अब वाक्य में प्रयोग हुए हैं। पद के भी 2 प्रकार है, एक कोशीय और दूसरा व्याकरणिक। अब कोशीय शब्द क्या है कि जिस शब्द का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त हो जाए उसे कोशीय शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्य और घोड़ा। व्याकरणिक शब्द क्या है? ठीक है, वे शब्द जो व्याकरणिक कार्य करते व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मुझको आजकल विद्यालय नहीं जाया जाता, इस वाक्य में जाता शब्द व्याकरणिक है। हमने शब्द और पद की परिभाषा देखे। अब पहले हम शब्द भेद, शब्दों का जो वर्गीकरण जो जिन आधारों पर किया गया है, जो आप 9th में पढ़ कर आए हैं, पर उसे भी विस्तार से हम परिभाषित करेंगे। पहले शब्द के भेद। शब्दों को 4 विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 विभाग? स्तोत्र या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। यहाँ किसकी बात की गई है? शब्द की। तो पहला स्त्रोत या इतिहास के शब्द कहाँ से आया, उसके आधार पर उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा रचना के आधार पर, वो कैसे बना, मैन्युफैक्चर, मॉडिफाई कैसे हुआ, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर कि व्याकरण में शब्द का प्रयोग होता है तो उसको अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर कि इस शब्दों को हम व्याकरणिक तौर पर उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसको भी सामान्य तौर पर 2 विभागों में बांटा गया है, पर हम 9th में 3 विभागों में पढ़ के आए हैं कि सामान्य शब्द, अर्ध पारिभाषिक और तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। अब फिर से एक बार मैं कह देता हूं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। कि शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द है। कोई भी शब्द ले लो, जैसे मेरा नाम तुषार, हिंदी, हमारे विषय का नाम, हमारे स्कूल का नाम माटलीवाला पब्लिक स्कूल, ये जो भी शब्द है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। पर अगर माटलीवाला पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ माटलीवाला पब्लिक स्कूल पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। मैं तुषार देसाई हिंदी का शिक्षक हूँ, यहाँ तुषार पद कहलाएगा क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग हुआ है। मैं आपको हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, तो हिंदी शब्द पद कहलाएगा क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग हुआ है। इसलिए
हमने देखा कि शब्द के भेद 4 भागों में विभाजित किया गया है, स्त्रोत्र या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब हमें इन विभागों को विस्तार से देखना है। तो पहला, स्त्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो पहला हमने क्या कहा है? तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज और चौथा विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द कौन से शब्द है? तो कि तत्सम शब्द वो शब्द है जो संस्कृत भाषा में जैसे के तैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आज भी हम गांव में रहते हैं, पर फिर भी आप कहीं भी जाओ ना, जैसे आपके आसपास कोई गांव होगा, ठीक है, कंबोली है, टंकारिया है, वडदला है, वो जितने गांव है उसकी जो पंचायत होगी वहां लिखा गया होगा ग्राम पंचायत, गांव पंचायत लिखा गया नहीं होगा। जो ग्राम शब्द है वो संस्कृत में गांव को ग्राम कहा जाता है, तो जैसा का तैसा प्रयोग किया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। तो संस्कृत भाषा के वो सारे शब्द जो जैसे के तैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जल, सूर्य, नृत्य, वायु और कर्म, पुस्तक आदि। अब तद्भव शब्द, तद्भव शब्द मैंने अभी ग्राम का उदाहरण आपको दिया, पर हम ऐसा कहते हैं तू कौन से ग्राम से आया है, मैं कहूंगा आप कौन से गांव से आते हो। तो जैसे ग्राम का गांव हो गया, हस्त का हाथ हो गया, जिह्वा का जीभ हो गया, दंत का दांत हो गया। तो जिन शब्दों को उच्चारण के तौर पर हम आसान बनाकर बोलने लगे, उन शब्दों को क्या कहा गया? तद्भव शब्द। जैसे यहां लिखा गया है कि दही, दधी को हम क्या कहने लगे हैं? दही। सत्य को हम क्या कहने लगे हैं? सच। कर्म को हम क्या कहने लगे हैं? काम। सूर्य, यहां हमने दिखाया गया है कि वो तत्सम शब्द है, पर हम उसे क्या कहते हैं? सूरज भी कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं, पर उसे आसान बनाकर हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब उसका तीसरा है देशज शब्द। तो जिस देसी बोलियां है कई, जैसे हम गुजरात में रहते हैं, गुजराती हमारी मदर टंग है, मातृभाषा है, पर इन गुजरात में भी कई तरह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की गुजराती बोली जाती है। अब ये बोलियों का कोई व्याकरण नहीं बना है, सिर्फ बोलने के लिए है। अब इन बोलियों से, जो देसी बोलियों से जो शब्द हिंदी में प्रयोग हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां दिया गया है कि फावड़ा देसी शब्द है, लोटा, खिड़की, थैला और सड़क। आगे विदेशी शब्द या आगत शब्द। विदेशी शब्द मतलब हिंदी या संस्कृत के सिवाय कोई भी अन्य भाषा से जो शब्द हमने हिंदी भाषा में ग्रहण किए और उसका प्रयोग करने लगे, उन सारी विदेशी भाषाओं के शब्दों को क्या कहा गया? विदेशी या आगत, आए शब्द कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, आदि समस्त भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो उन सारे शब्द जैसे मशीन, सिनेमा, कुर्ता, अमीर, अंजाम, कमीज, चाय, रिक्शा, ये जो सारे शब्द है, जैसे चाय क्या शब्द है? चीनी शब्द है। तो ये सारे शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। हाँ, उर्दू भाषा के शब्द विदेशी नहीं है। उर्दू और हिंदी की जननी है संस्कृत भाषा, और बिना उर्दू के हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते नहीं है। जैसे मैंने कहा कि उर्दू और हिंदी की जननी संस्कृत है, तो बिना उर्दू शब्द के हिंदी भाषा का उच्चारण नहीं होता, और ना बिना हिंदी भाषा के शब्दों के उर्दू पूरी नहीं होती। जैसे ये हिंदी शब्द है, ये शब्द हिंदी खुद उर्दू शब्द है, तो
तो जिस भाषा का नाम ही उर्दू शब्द है उसे उर्दू से अलग किया नहीं जा सकता। आगे दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना मतलब बनावट। मेरे आपके सामने ये मार्कर है, उसका उपयोग कहे तो क्या उपयोग है कि लिखना, पर उसकी रचना तो ये कैसे बनाई गई, कंपनी में उसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है उसकी बात है कि रचना के आधार पर। तो कि रचना के आधार पर 3 भागों में इसे विभाजित किया गया है। पहला भाग रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द तो कि जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पैर, हाथ और रात। दूसरा विभाग है कि देशज शब्द, तो कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के या शब्दांशों से योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। पाठ और शाला मिलकर क्या बोलते हैं, पाठशाला। राष्ट्र व पति मिलकर क्या बनते हैं, राष्ट्रपति। अनुशासन मिलकर क्या बनते हैं, अनुशासन। प्रति एक मन के क्या बनते हैं, प्रत्येक। वैसे 2 रूढ़ शब्दों के मेल से, 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द अस्तित्व में आता है उसे कहते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द का मतलब कि जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज तो कि कीचड़ में उत्पन्न, नीलकंठ तो कि नीला है कंठ। अब मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा कि रूढ़ शब्द, जैसे हम कौवे को कौवा बोलते हैं, आपके पिताजी, मेरे पिताजी भी कौवे को कौवा बोलते थे, उनके पिताजी दादाजी भी कौवे को कौवा बोलते थे, दादाजी के पिताजी भी कौवे को कौवा बोलते थे। हाथ को हाथी बोलते हैं, नाक को नाखी बोलते हैं। तो कि जो सदियों से, जो रूढ़ियों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए निश्चित शब्द हो गया है और जिसको विभाजित नहीं कर सकते उस शब्द को, वो सारे शब्द क्या है, रूढ़ है कि आने वाले 1000, 2000 या 5000 सालों के लिए उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए वही शब्द प्रयोग होंगे। उन शब्दों को कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द तो 2 सार्थक शब्द, सार्थक शब्द तो मैंने आपके आगे समझा है कि जिन शब्दों का अर्थ निकले वो, तो 2 सार्थक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है ये यौगिक शब्द। पाठ, पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, और शाला, तो पाठ और शाला बनकर क्या बनते हैं, पाठशाला। रसोई, रसोई मतलब खाना, घर मतलब रहना, पर रसोई घर तो कोई खाना बनाने के लिए अलग घर बनाया जाता है, नहीं। घर के एक कोने को, जिसे हम अंग्रेजी में किचन कहते हैं, उस हिस्से को हम कहते हैं रसोई घर। ऐसे 2 सार्थक शब्दों से मेल से बनते हैं और उन्हें अलग अलग विभाजित करो तब भी उनका अपना एक अर्थ रहता है, तो यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वो बनते तो रूढ़ शब्द, 2 रूढ़ शब्द के मेल से भी बन सकते हैं, वो यौगिक शब्द हो सकता है या कोई रूढ़ शब्द भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यौगिक, योग रूढ़ शब्द मतलब वो रूढ़ शब्द भी हो सकता है और यौगिक शब्द भी हो सकता है। पर रूढ़ शब्द का मतलब ये है कि वो, उसका अर्थ कोई खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पैगंबर, पैगंबर शायद उच्चारण मेरा ठीक ना हो, पैगंबर किसे कहते हैं, पैगंबर का अर्थ है सामान्य संदेश लाने वाला। हमारे घर टपाली आता है, कुरियर वाला आता है, तो हम दौड़कर आप अपने मम्मी पापा को कहते हो कि अब्बा पैगंबर आए, पैगंबर आए। नहीं, पैगंबर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए, सिर्फ मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे जितने भी शब्द है, जैसे एक और शब्द में प्रयोग करता हूँ, चारपाई। चारपाई तो चेयर हो, कुर्सी हो या बेड हो, वो सब 4 पैर वाले होते हैं, पर सबको चारपाई नहीं कहा जाता। गांव में जो रस्सी से गुथी हुई
जो लकड़ी की खाट होती है सिर्फ उसके लिए चारपाई प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को विभाजित किया गया है। तो पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम शब्द, एकार्थी और अनेकार्थी। ऐसे तो आपके बहुत सारे शब्दों को आप रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर आपने देखा है, पर अभी 4 मुख्य शब्दों को हम देखेंगे। पर्यायवाची शब्द सिमिलर, जो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं उसे पर्यायवाची कहते हैं। आप कक्षा कहो, वर्ग कहो या स्टैंडर्ड कहो, उसका अर्थ एक निकलता है। छात्र कहो, स्टूडेंट कहो या विद्यार्थी कहो, उसका एक ही अर्थ निकलता है, पर्यायवाची। दूसरा विलोम, ऑपोजिट, जैसे दिन हो तो कि रात, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, लड़का लड़की, माता पिता, ऑपोजिट। एकार्थी, जिसका एक ही अर्थ निकलता है, दूसरा कोई अर्थ निकलता नहीं है। जैसे मनुष्य, पुस्तक, थैला, उसका एक ही अर्थ निकलता है। मनुष्य कहो तो हम इंसान की बात, पुस्तक तो पुस्तक ही होता है, किताब। पर्यायवाची शब्द है उसका, पर उसका अर्थ कोई दूसरा नहीं है। जैसे थैला, जिसे आप बैग भी कह सकते हो, थैली भी कह सकते हो, पर उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। एकार्थी, उसका एक ही अर्थ है। और अनेकार्थी, कि जिसके अलग शब्द एक ही है पर उसके अर्थ बहुत सारे हैं। जैसे मधु, मधु शब्द का अर्थ है मीठा, दूसरा है मदिरा और तीसरा है शहद। सोना, सोना या तो हम सो जाते हैं, वो नींद आती है और सोना, और दूसरा गोल्ड, उसे भी हम सोना। तो एक ही शब्द है सोना, पर उसका अलग अलग अर्थ है। ये तो नींदर आ जाती है उसे कहते हैं, या फिर गोल्ड को भी सोना कहा जाता है। अब आगे आखिरी शब्द का वर्गीकरण देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर। प्रयोग, सारे शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं। व्याकरणिक तौर पर वाक्य बनाने के लिए, पद में प्रयोग होता है, अलग अलग तरीके से करते हैं। उसमें वैसे तो 2 भागों में, सामान्य शब्द या तकनीकी शब्द, पर मैंने तीसरा इसमें जोड़ा है अर्ध पारिभाषिक शब्द। मैं समझाऊंगा आपको, पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा। सामान्य शब्द क्या है? कि आम जन जीवन में प्रयोग होने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, भात, खाट, लोटा और सुबह। और तकनीकी पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? कि जो शब्द ज्ञान, विज्ञान तथा विभिन्न व्यवसायों में विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं उसे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। और उसे तकनीकी शब्द भी कहते हैं, जैसे रसायन, समाजशास्त्र, अधीक्षक। ठीक है, तो मैं कई बार आपको कहता हूं वर्गखंड में, अर्ध पारिभाषिक मतलब क्या है? कि जब हम शब्दों का पद में प्रयोग करेंगे तो किसी वाक्य में हम पारिभाषिक शुद्ध हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग करेंगे जो खास वस्तु के लिए किया जाता है। और सामान्य शब्द, जो सामान्य शब्द मतलब हम बोलचाल के शब्द, खाना खाया, कैसा है, कहाँ जा रहा है, आया व गया, जो भी। तो सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द दोनों का मिश्रण होकर जो वाक्य बनेगा उसे अर्ध पारिभाषिक वाक्य भी कहा जाएगा। यहां कहने का तात्पर्य है सामान्य शब्द वो जो आप रोजिंदी जीवन जरूरियात की चीजों में बोलते हैं। और तकनीकी पारिभाषिक शब्द क्या? तो कि जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, जब आप कोई भी स्पीच देते हैं, जब आप कोई नाट्य करते हैं, जब आप कोई वांचन करते हैं, तब जो सुसंस्कृत शब्द है, व्याकरणिक प्रकार्य के अंतर्गत जो आने वाले शब्द है, उसे तकनीकी या पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जो अपने आप में उस शब्द की परिभाषा प्रस्तुत कर देता है। और सामान्य शब्द मैंने कहा कि हम जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा है वो। इस दूसरे भाग में हमने शब्द और पद में अंतर में शब्द के भेद देखे। आने वाले तीसरे भाग में हम पद का भेद देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक से समझ पाए होंगे। नमस्कार।